नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इस बारे में हम लोगों ने जाना था, समझा था। किस लेवल से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इस चीज़ को हम लोगों ने समझा था और अच्छे तरीके से जाना था। अपना तरीका क्या है वो चीज़ हम लोगों ने किया था। आज जैसे कि मैं शुरू करने वाला हूँ सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज अपन सेट के बारे में जानेंगे और सेट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। धीरे धीरे अपने लेवल को ऊपर करेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस सीक्वेंस में पढ़ते हो तो आपसे एक भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में नहीं छूटेगा। मैं बहुत ही डैम श्योर हूँ कि आपको जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से आप पढ़ते चलो तो आपको बहुत ही जल्द इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर है चीज़। तो आइए अपन शुरू करते हैं सेट। तो देखिए, सेट का पहले डेफिनेशन क्या है, इस चीज को समझो। सेट क्या होता है? सेट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स के अंदर। यहाँ से आपके बहुत सारे चैप्टर क्लियर होते हैं। जैसे सेट का यूज आपके रिलेशन एंड फंक्शन में भी होता है, कैलकुलस में बहुत इसका यूज होता है, और आपके बोला जाए तो प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी इस चीज़ का यूज होता है। खासकर देखो, सेट जो होता है एक समूचे की बात करता है ये। अब समूचे क्या है तो देखो कि मतलब कि एक खास तरह की कोई चीज जिनका एक ग्रुप हो उनको अपन समूचे यानी कि सेट बोलते हैं। जैसा कि आपके डेफिनेशन में है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब ये वेल डिफाइंड जो वर्ड है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है खासकर सेट के लिए। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। मतलब कि सिलेक्शन तो बहुत होते हैं, है ना। जैसे कि मैं बोलूं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करो अपने घर से, तो एक पेंसिल उठा लिए, कंघी उठा लिए आप, है ना, एक रबड़ उठा लिए आप, एक आलू रख लिए, टमाटर रख लिए, कुछ भी 10 तरह का सामान रख लिए। तो क्या ये सेट है? नहीं, ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें कोई एक खास तरह की समानता नहीं है। जब मैथमेटिकल रीजनिंग आप पढ़ोगे तो वहां पे भी इसका यूज होगा, है ना। एक सीरीज देता है आपके सामने, तो सीरीज में कुछ समानता देखी जाती है, तो वो समानता होनी चाहिए यहाँ पे, बट ये समानता नहीं है तो ये सेट नहीं है। तो ये वेल डिफाइंड होगा तभी हम सेट कहेंगे। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूं कि द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप इस चीज को दूसरे नजरिए से भी सोच सकते हैं। जैसा कि एक नजरिया ये है कि जिस चीज को मैं आइडेंटिफाई करूं, अगर वही चीज आपके लिए भी आइडेंटिफाई हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये सेट है, ये वेल डिफाइंड है। अब जैसे देखो, मैं बोलूं कि द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो बताइए क्या होगा। तो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स अगर होगा तो ए आई ओ एंड यू, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स है। मेरे लिए भी यही वॉवेल है, आपके लिए भी यही, और पूरी दुनिया के लिए भी यही है। तो मतलब ये है कि ये जो है कलेक्शन, ये क्या है? यूनिवर्सल है। जब ये यूनिवर्सल है तो ये एक सेट है। क्या है? ये एक सेट है। तो देखिए, सेट को अमूमन हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और अगर मैं इसे डिनोट करना चाहूं तो कोई कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर सकता हूं। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ए हमने माना, ए एक सेट है जिसके अंदर कितने सारे एलिमेंट हैं? तो ए आई ओ यू। मैं अच्छे से लिख देता हूं, ए आई ओ एंड यू। ठीक है, ये कलेक्शन है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है ना। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहां पे टी छूट गया है, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इज कॉल्ड अ सेट, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। दोनों तरीके से आप कह सकते हो। मतलब मैंने ये बताया कि जो कलेक्शन मेरे लिए है वही कलेक्शन अगर आपके लिए भी है तो वेल डिफाइंड होगा, यानी कि उसका कोई डेफिनेशन है, और ऐसे डेफिनेशन को अपन क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। ठीक है। दूसरा बात कर रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टारर स्टेट्स है, यहाँ पे स्टेट्स है ना, STATES स्टेट्स।
इन इंडिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया। क्या ये सेट है? बिल्कुल हाँ सेट है, क्योंकि जितने स्टेट्स इंडिया के अंदर हैं वो मेरे लिए भी हैं और आपके लिए भी है कि नहीं? द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया, मतलब ये एक निश्चित है, ये क्या है? वेल डिफाइंड है कि जो कलेक्शन है अपने स्टेट्स का, इंडिया का, वो क्या है? सबके लिए समान है। तो बोल सकते हैं ये एक सेट है, मतलब कि यस ये एक सेट है ना? देखिए अब यहाँ पे लिख तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं इस चीज को। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर, यहाँ पे ए छूट गया, लेटर जे, मतलब कह रहा है कि साल के उन महीनों का कलेक्शन जो कि जे से स्टार्ट हो रहा है। तो कौन कौन से जे से स्टार्ट होते हैं? जनवरी, जून, जुलाई, ये तीन ही होते हैं। तो बोल सकते हैं, मान लेते हैं इस सेट का नाम हमने बी दिया, तो बी एक सेट बन रहा है आपके लिए, जो क्या है? जो मेरे लिए है वही आपके लिए भी होगा। जनवरी, जून, जुलाई, यही है ना तीन आपके मंथ्स जो कि क्या है? जे से स्टार्ट हो रहा है। तो बोल सकते हैं कि हाँ ये सेट है, क्योंकि जो सेट मैं बनाऊंगा वही सेट आप बनाओगे, मतलब दोनों आदमी का सेट अगर समान हो रहा है तो बोल सकते हैं क्या है? कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये सेट है? देखिए बेस्ट क्रिकेटर होने का क्या पैमाना है? इसका कोई पैमाना तो नहीं है कि बेस्ट किसको बोलेंगे। आज कोई अच्छा खेल रहा है, कल उनसे भी कोई अच्छा खेलेगा, है ना? तो क्या ये सेट है? नहीं है, ये सेट नहीं है। बोल सकते हैं कि ये सेट नहीं है ना? कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। हाँ बिल्कुल, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो भी नोवेल लिखा गया है उन पे उनका कॉपीराइट है, वो उनके नाम से है, और इसके पूरे दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि मुंशी प्रेमचंद की कितनी सारी नोवेल है। तो उनका कलेक्शन क्या होगा? एक सेट है। तो बिल्कुल ये सेट है ना? क्या है? बिल्कुल एक सेट है। अगला बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब ये क्या? टैलेंटेड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टैलेंट किसको बोलते हैं? टैलेंट का कोई पैमाना है? नहीं है। तो बोल रहा है कि जो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, हो सकता है कोई आपके क्राइम में टैलेंटेड हो, कोई ब्यूटी के ऊपर टैलेंटेड हो, कोई किसी थ्रिल के ऊपर टैलेंटेड हो। अलग अलग टैलेंट होने का एक पैमाना है क्या? तो ये पैमाना नहीं है। मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है। आपके लिए कोई अलग टैलेंटेड पर्सन होगा, मेरे लिए कोई अलग होगा, ये अपना अपना नजरिया है देखने का, समझ रहे हैं ना? तो बोल सकते हैं क्या ये कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया ये एक सेट नहीं है। सेट क्या है? नहीं है ना? मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी चीजें समझा रहा हूं, ठीक है? आगे आइए, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए डेंजरस होने का भी कोई पैमाना नहीं है क्या? अब मान लेते हैं डेंजरस की, एक छोटा सांप आके भी काट दे आदमी मर जाएगा, शेर खा जाए वो भी मर जाएगा, हाथी भी मार दे तो भी मर जाएगा, कुत्ता भी काट दे तो भी आदमी मर सकता है ना? तो डेंजरस होने का कोई पैमाना है क्या? नहीं है। सारे डेंजरस है, सारे अच्छे हैं, बस अपने को क्या रखना है? सेफ रखना है। तो ये भी एक सेट नहीं है। हो सकता है कि आप जिससे डरते हो मैं ना डरता हूं, आप शेर से डरते हो तो शेर आपके लिए डेंजरस है, मेरे लिए शेर मेरा शेर दोस्त है ना? तो ये डेंजरस होने का कोई पैमाना नहीं है, कोई मात्रक या नहीं है। तो बोल सकते हैं कि जो आपके लिए डेंजरस होगा मे भी मेरे लिए नहीं है, तो बोल सकता है कि ये सेट नहीं है क्या? नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। हाँ बिल्कुल, अगर मान लेते हैं कि आपके क्लास में 2 बच्चे हैं, राम और श्याम, दो बच्चे, मान लेते हैं आपकी क्लास में 10 गर्ल्स हैं, ठीक है? तो राम के लिए भी 10 ही गर्ल्स हैं और श्याम के लिए भी 10 ही गर्ल्स हैं, है ना? तो बोल सकते हैं कि ये एक सेट है, क्योंकि राम भी उन्हीं 10 लड़कियों का नाम लिखेगा सेट के अंदर और श्याम भी उन्हीं 10 लड़कियों का नाम लिखेगा उस सेट के अंदर। तो ये एक सेट है कि नहीं सेट? लेकिन
द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, क्या ये सेट है डिफिकल्ट टॉपिक? नहीं है ये सेट। पूछो क्यों? क्योंकि हो सकता है कि किसी बंदे को लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टफ लगता हो, किसी को डिफरेंशिएशन टफ लगता हो, किसी को इंटीग्रेशन टफ लगता हो, किसी को एपीजी पीएचपी टफ लगता हो। क्लियर है चीज? तो बोल सकते हैं कि ये हर व्यक्ति के लिए वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है ना। सेट का मान, सेट के अंदर के एलिमेंट हर व्यक्ति के लिए क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो बोल सकते हैं कि ये सेट नहीं है। ये सेट क्या था? क्लियर है चीज? ये सेट आपका नहीं है ना। आइए अगला देखते हैं, अगला क्या है? करेक्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। बिल्कुल 2, 4, 6, 8, 10 मेरे लिए भी इवन है, आपके लिए भी और तीसरे पर्सन के लिए इवन है ना। सबके लिए इवन नंबर तो सेम है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 सबके लिए क्लियर है ना। सबके लिए एक ही इवन नंबर से है, तो बोल सकते हैं हाँ ये एक सेट है ना। लेकिन कह रहे द कलेक्शन ऑफ ऑल स्मार्ट बॉयज इन योर क्लास। अब देखिए, मान लेते हैं कि क्लास में हमारे 10 बच्चे हैं और 2 व्यक्ति राम और एक श्याम है ना। मान लेते हैं कि राम को जो है उसमें से 4 बच्चे स्मार्ट लगते हैं, जबकि श्याम को है 10 के 10 स्मार्ट लगते हैं। तो स्मार्ट होना ये तो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से इस बंदे को स्मार्ट बोल रहे हो, है ना, और मैं किस नजरिए से इस बंदे को स्मार्ट बोल रहा हूं। तो ये दोनों के लिए क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है ना। तो दोनों का सेट अलग अलग बनेगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये सेट नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, ये सेट नहीं है। यहां पे कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड गर्ल्स इन योर क्लास, ये भी सेट नहीं है। जैसे कि मान लेते यही राम श्याम है और 10 लड़कियां हैं, तो राम को हो सकता है कि सभी लड़कियां अच्छी लगती हों, बट श्याम को 4-5 ही अच्छी लगती हों। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है, राम और श्याम पे। यहाँ पे ये भी एक सेट क्या है? नहीं है। तो मेरे ख्याल से मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग जो है सेट का परिभाषा समझ चुके होंगे, है ना, कि कलेक्शन क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर आप दूसरे लफ्जों में कहें तो जो कलेक्शन है वो सबके लिए समान हो, वेरी नहीं करना चाहिए किसी भी इंसान के लिए। जब इस तरह की बात आएगी तो वेल डिफाइंड होगा, एंड वेल डिफाइंड होगा तो क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। तो भैया आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि वी गिवन बिलो अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ सेट्स यूज पार्टिकुलर इन मैथमेटिक्स, है ना। देखिए, अब कुछ ऐसे जो टर्मिनोलॉजी हैं जिनको हम, मतलब कि जैसे देखिए द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को हम हमेशा n से डिनोट करेंगे, कैपिटल N से। नेचुरल नंबर क्या होता है मेरे दोस्त? नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर है ना। इसको हमेशा हम किससे डिनोट करेंगे? n से करेंगे। मतलब n अगर आपके सेट में लिखा रहा है, इसका मतलब है कि वो नेचुरल नंबर का सेट है ना। कह रहे कि द सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको अपन i या z से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। किससे? i या z से। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? तो देखो, इंटीजर होते हैं आपके +0, +-1, +-2, है ना, ये +-3, +-4, है ना। ये सब क्या है? इंटीजर है। क्लियर है? तो जब i और z का जिक्र हो तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि ये कैसे सेट है? तो -∞ से लेकर इन्फिनिटी के जो टर्म बीच में आते हैं जो कि इंटीजर वैल्यू रखते हैं, जैसे 0, +-1, +-2, +-3, +-4, ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। और इसके सेट को हम i या z से डिनोट करते हैं। बात आती है q की, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होते हैं जिसे अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड बोल सकते हैं कि Q जो है डजंट इक्वल टू क्या हो? 0। इसे बोलते हैं रेशनल नंबर्स, है ना। रेशनल नंबर जैसे देख लो, आप बोल सकते हो इसको जैसे कि 4/5, 2, 1, 0, ये सारे क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। इनको अपन किससे डिनोट करते हैं? तो बोल सकते हैं Q से डिनोट करते हैं।
द सेट ऑफ रियल नंबर्स बोल सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर आएगा वो सेट क्या होगा, रियल नंबर का होगा, जिसको अपन आर से प्रिंट करते हैं। कोई भी नंबर एक्स वाई जेड जो कि नंबर लाइन पे है, रेशनल इरेशनल सारे नंबर्स, इंटीजर्स जो भी नंबर है वो सारे क्या हैं, तो आपके रियल नंबर है। रियल नंबर के अंदर मेनली रेशनल और इरेशनल आते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पे दो ही तरह के नंबर होते हैं, रेशनल नहीं तो इरेशनल, और वो दोनों मिल जाए तो क्या हो जाते हैं, रियल हो जाते हैं, है ना। W जो डिनोट करता है द सेट ऑफ होल नंबर्स, एंड होल नंबर किसको बोलते हैं, तो जो 0 1 2 3 4 मतलब नेचुरल नंबर के अंदर अगर 0 लग जाए, यानी कि नेचुरल नंबर के सेट में अगर 0 को शामिल कर दें तो अपन बोल सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर का सेट। मतलब ये जो है ना कि कुछ सेट ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं जिनको हम इस नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पे Z+ दिया हुआ है, Z+ का मतलब ये होता है कि हम बोले थे कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसमें 0 भी है, ±1 भी है, ±2 भी, मतलब कि 0 निगेटिव पॉजिटिव सब है। लेकिन यहाँ Z+ कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब ओनली पॉजिटिव इंटीजर। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर, मतलब 0 को हम पॉजिटिव और निगेटिव कुछ नहीं मान के चलते हैं, है ना। Q+ का मतलब है कि द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स ओनली पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। उस तरह R+ का है कि ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। अगर यहाँ पे माइनस का होता तो ये निगेटिव इंटीजर हो जाता, ये निगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं, ये निगेटिव रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ प्लस है तो निगेटिव आप समझ चुके होंगे। जैसे कि अगर बोले कि R+ मतलब कि हमें 0 से लेके इन्फिनिटी की बात कर रही है, 0 से इधर आएंगे तो निगेटिव हो जाएगा रियल नंबर में, है ना। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक अपना क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से, है ना, कि कुछ सेट ऐसे हैं जिसको अपन क्या कर लिए हैं, आइडेंटिफाई कर लिए हैं पहले से ही। अब आगे से हम अगर बोलूं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो n डिनोट करेगा किसको करेगा, 1 से लेके इन्फिनाइट तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है चीज। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आगे से हम कुछ नंबर्स हैं जिनको आप इस हिसाब से लिख सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना, आगे आपके काम आएंगे, ठीक है ना। आगे मैं बताऊंगा कि साइन का मतलब क्या होता है, सब चीज बताऊंगा, आप लोग घबराइए नहीं, है ना। लेकिन बिल्कुल अपन बेसिक से चल रहे हैं, चीजों को समझते चलिए, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स, इस बात को समझें कि क्या होता है ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स किसको बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई सेट मैंने A लिखा, जिसके अंदर A B C D E ये हैं। A B C D E जो हैं इन्हीं को ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं और मेंबर्स भी बोल सकते हैं। ये जो छोटे छोटे लिखे हैं ना स्मॉल लेटर में, ये सेट के क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं। क्लियर है ये बात कि ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स किसको बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे आपके स्मॉल लेटर में लेटर लिखे हुए हैं, यही आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं एंड मेंबर्स हैं। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स। क्लियर है। देखिए सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABCD। देखिए इस सेट का जो हमने डिनोटेशन किया है वो किससे किया है, एक कैपिटल लेटर A से किया है, चाहे आप D से भी कर सकते हो, चाहे आप C से भी कर सकते हो, जो कि मैं लिखा हूं ABCD एंड ETC, है ना। अगला है कि द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ABCDE। जो हम सेट के अंदर जिस मेंबर्स, जिस एलिमेंट जिसको हम डिनोट करते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, है ना। मैं बिल्कुल हर एक बात क्लियर करते चल रहा हूं ताकि आपको कोई तरह का कंफ्यूजन ना हो। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको समझा रहा हूं, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि आपको PDF फॉर्म में ये चीजें मिल भी जाएंगी, है ना। जो आपके क्लास होते हैं ना, उन क्लास का ये जो PDF है क्लास के बगल में डाल दिया जाता है ना। PDF सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। हालांकि इसका टेस्ट भी आपको मिलेगा,
तो बहुत प्यार से अगर आप इन्हीं चीज़ों को एक बार पढ़ लिए, इन PDF को भी अगर आप देख लेते हो 2-3 बार, तो आपको रिकॉल हो जाएगा, मेरे चेहरा, मेरा बोलना, सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगा। जो जहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपकी रिकॉल हो जाएंगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो चलिए आइए देखते हैं अगला। कह रहा है कि इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, वी से दैट A बिलोंग्स टू A। और इसको अपन रिटर्न कैसे करते हैं? तो ये बिलोंग्स टू का साइन है। किसका साइन है? बिलोंग्स टू का। जैसे कि मान लेते हैं कोई सेट मैंने A लिखा जिसके अंदर A B C D 4 नंबर है ना, तो बोलेंगे क्या यहाँ पे A जो है इस सेट का मेंबर है? बिल्कुल है। तो अपन क्या से लिख सकते हैं? A बिलोंग्स टू A। क्या B इसका मेंबर है? बिल्कुल है, यानी B बिलोंग्स टू A। यहाँ पे कह रहा है कि इफ B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, वी से दैट B डज नॉट बिलोंग्स टू A। मतलब कि आप देखोगे क्या यहाँ पे S छूट गया, आप S लगा देना, है ना। जैसे मान लेते हैं क्या यहाँ पे E जो है इस सेट A का पार्ट है? तो बोलेंगे नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू A। मतलब A इस सेट का भाग नहीं है। क्या F इस सेट का भाग है? तो बोलोगे नहीं सर, F भी नहीं है। तो बिलोंग्स टू एंड डजंट बिलोंग्स टू का आपने ये तो साइन है, इस चीज को समझा। देखिए डजंट बिलोंग्स टू का साइन ये है एंड बिलोंग्स टू का साइन ये है। क्लियर है? कह रहा है क्या, देखिए नोट फर्स्ट। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो है, कुछ जैसे कि बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू का आपने साइन को देखा, तो ये देखिए एक डबल ऐसे आएगा, डबल या फिर एक खड़ा लाइन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सच दैट। सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार। क्या होता है? इस प्रकार। ये साइन का मैं दोनों का यूज करूंगा सेट के अंदर। तो इस दोनों साइन मतलब इस डॉट वाले या फिर इस खड़े वाले लाइन का मतलब क्या होता है? सच दैट, है ना। अब सेट के अंदर जैसे कि देखिए यहाँ पे सेट A जो है 1 2 3 4, 3 बार, 4 2 बार और 5, ये सेट मैंने लिखा। इसी सेट को मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5। इसी सेट को मैंने लिख दिया 5 4 3 2 1। ये तीनों जो सेट हैं क्या हैं? इक्वल हैं। मतलब सेट के अंदर रिपीटेशन करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ही लेटर को, एक ही अंक को अगर आप 10 बार लिखो तो एक ही बार काउंट होगा। मेरा कहने का मतलब ये था। यहाँ पे 3 बार, 4 2 बार, 5 1 बार है, तो ये एक ही बार काउंट होगा, ये 10 बार काउंट नहीं होने वाला है। अगर आप सेट में जो है एलिमेंट्स के क्रम को भी अगर आप चेंज कर दो तो सेट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। मतलब कि ये तीनों सेट जो हैं ऑल आर सेम, है ना। ये तीनों सेट क्या हैं? बिल्कुल समान हैं। मतलब इस सेट का मान में कोई अंतर नहीं आएगा। मेरे कुल मिला के कहने की बात यही थी। क्लियर है चीज? तो अब आइए आगे बढ़ते हैं एंड आगे समझते हैं कि आगे क्या है। कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट, मतलब हम सेट को कितने तरीके से लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट, सेट को लिखने के कितने तरीके हैं इस चीज को समझो। एक तो है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ये दोनों क्या है? इक्वल है। मतलब या तो आप रोस्टर फॉर्म बोलो या टेबुलर फॉर्म बोलो। अब देखो क्या है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में ये होता है कि हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा के सहारे लिखते हैं। वो सारे क्या हैं? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में बोले जाते हैं। जैसे देखो मान लेते हैं कोई सेट मैंने X लिया जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि इसमें जैसे कि आप देख लो 2 4 6 8 10, ये एक सेट बनाया हमने। तो इन सारे सेट, इन जो सेट के सारे एलिमेंट हैं वो क्या है? एक कॉमा के द्वारा सेपरेटेड हैं। मतलब इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको मैं विजुलाइज कर रहा हूँ आपके लिए लिख रहा हूँ। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म में लिखना या बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्म में लिखना। क्लियर है? ऐसे सेट को अपन क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म में लिखना या टेबुलर फॉर्म में लिखना। क्लियर है चीज? अब देखिए एक और होता है जिसको समझिए, ये है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म। मतलब कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें जो है किसी सेट को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है। वहां पे तो मैंने सारे एलिमेंट्स को एक एक करके लिखा था, बट यहाँ पे हमने क्या किया कि इसी सेट को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है। जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे कह रहा है कि ए जो एक सेट है किस प्रकार है, तो x
उस फंक्शन का x एक मान है जो कि वेरी कर रहा है। कैसे? तो x सच दैट, x मतलब इस प्रकार है कि x बराबर नेचुरल नंबर। x किसका सेट है? तो एक नेचुरल नंबर का है। मतलब कह रहा है कि एक सेट A है जिसमें कि x एक तरह से आप कहो तो मशीन का काम कर रहा है जो कि वेरी कर रहा है। किस प्रकार से है? तो x जो है एक नेचुरल नंबर का सेट है जिसका मान 5 से छोटा है। अब बताइए नेचुरल नंबर क्या होता है? तो बोलो कि 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर है। लेकिन आप आगे नहीं जा सकते हैं। आप कहाँ से जा सकते हैं? तो 5 तक ही जा सकते हैं। अगर ये लाइन नहीं रहता तो आप 5 से कम यानी 4 तक ही लिखते हैं हम, लेकिन ये 5 है और 5 इक्वल टू भी है, मतलब n जो है लेस देन इक्वल टू 5। मतलब कि ये सेट कैसे बनेगा? तो 1 2 3 4 एंड 5। आप देखो इस चीज को, ये पहला क्या है? वही सेट है ना? तो इस सेट को हमने जब रोस्टर फॉर्म में लिखा था तो इस तरीके से लिखा था, लेकिन इसी को जब हमने इसमें लिख दिया सेट ब्यूलर फॉर्म या रूल फॉर्म में, तो हमने क्या किया कि इसको एक लैंग्वेज दिया। क्योंकि जब बहुत लंबे लंबे सेट लिखने होंगे तो हमें किस तरीके का यूज करना होगा? तो सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म का ही यूज करना होगा, है ना? कह रहा है कि बी, अब बी एक ऐसा सेट है कि x सच दैट x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब या तो आप इसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिख दो AEIOU, या फिर आप इसे लैंग्वेज में लिख दिए। कैसे? तो x इस प्रकार है कि x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। कह रहा है कि सी जो है x सच दैट x बराबर n का स्क्वायर, मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर वेयर n इज लेस देन इक्वल टू 5। मतलब अगर आप इसको अगर लिखो तो 5 से छोटा n का मान क्या रखना है? n का मान 1, तो x का मान x बराबर क्या है? n स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, है ना? 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। क्या अपन 6 का स्क्वायर 36 कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि n का मान जो है अपने को 5 या 5 से छोटा रखना है, मतलब 5 तक ही जाना है, 5 से बड़ा नहीं जाना है। कह रहा है कि x सच दैट x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर वेयर, जो है यहाँ पे कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर जो है x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर वेयर लेस देन इक्वल टू, मतलब x का मान जो है अपने पास कैसे रखना है? तो 9 से छोटा रखना है, 9, है ना? तो क्या कह रहा है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 3 5 7 एंड 9, है ना? यहाँ पे कह रहा है कि x सच दैट x बराबर x प्लस x अपन 1 वेयर n जो है, यहाँ पे ये n नहीं है मेरे दोस्त, ये जो है x नहीं है, ये n है ना? n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो आपके सामने है यहाँ पे n जो है लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। कह रहा है कि x इस प्रकार है कि x का मान n प्लस 1 n अपॉन 1, n अपॉन n प्लस 1, इस तरीके से एक फंक्शन बनेगा। और ये n किसको बिलोंग कर रहा है? तो n की जगह हम नेचुरल नंबर ही रख सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, कहाँ तक रखना है? तो बोलेंगे कि नहीं, वो n का जो मान है 5 से छोटा या 5 तक ही रखना है। तो बताइए कैसा सेट बनेगा? तो एक बार 1 रखो तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, एक कैसा बनेगा? मान लेते हैं ये एक सेट है ना? फिर 2 रखोगे तो 2 अपॉन 3, फिर 3 रखोगे तो 3 अपॉन 4, फिर 4 रखोगे तो 4 अपॉन 5 एंड 5 रखोगे तो 5 अपॉन 6। ये एक ऐसा सेट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए? तो इसको जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म में लिखा था, उसी को हमने रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिख लिया। क्लियर है चीज कि हम सेट को 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ये दोनों बातें एक ही, ठीक है? क्लियर है? सेट को लिखने के कितने तरीके हैं? 2 ही तरीके हैं, है ना? तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला बात देखते हैं। कह रहे कार्डिनल नंबर। अब कार्डिनल नंबर का क्या यूज है यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। अब देखिए क्या है, लेट ए जो है इस सेट में A B C D E F कितने नंबर हैं जी? तो 3 और 3 6 हैं। तो बोल सकते हैं कि n a या mod a मतलब कितने हो जाएंगे? तो बोल सकते हैं कि आप यहाँ 5 नहीं, ये कितना है? 6। कितने हैं? 6, यानी n a या
मॉड ए कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो 6 हो जाएंगे। इसको बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। क्लियर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, मतलब किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि मान लेते हैं कोई सेट बी है, जैसे कि मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो आपसे पूछा जाए कि एन बी बताइए, एन बी कितना हो जाएगा बताइए, तो 7 हो जाएगा। चाहे आपसे ऐसे भी पूछ दे कि अब बताइए कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो आज जो मैंने आपको सिंपल सा बात बताया है, सेट के बारे में बताया है ना। सेट से अब आगे भी एक क्लास और लेंगे, देन रिलेशन लेंगे, फंक्शन लेंगे। तो अपने छोटे छोटे क्लासेस में इसको डिवाइड कर रखे हैं ताकि आपको समझ में चीज़ें आएँ। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आने की संभावना है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कलेक्शन एंड अ सेट, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, है ना। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कलेक्शन एंड अ सेट, मतलब कि एक कलेक्शन और एक सेट के अंदर क्या अंतर है, इस बात को आप समझाओ मेरे। तो आंसर आपके सामने है कि एवरी सेट इज ए कलेक्शन, मतलब कि हम जिस सेट की बात करते हैं वो तो क्या होता है, कलेक्शन ही होता है। तो बोल सकते हैं कि एवरी सेट इज ए कलेक्शन बट अ कलेक्शन इज नॉट नेसेसरी अ सेट, मतलब कि देखिए इस बात को कि सारे जो सेट हैं वो कलेक्शन होते हैं, लेकिन सारे कलेक्शन सेट नहीं होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सारे कलेक्शन सेट हो। मैं समझाता हूं कैसे। ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन आर सेट, मतलब कि जो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो वही सेट कहलाता है। जब मैं रिलेशन पढ़ाऊंगा तो इस चीज का बहुत अच्छे से यूज होगा, इस बात को समझो। मतलब कह रहा है कि जितने सारे सेट हैं उसको कलेक्शन तो बोल सकते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है कि सारे कलेक्शन सेट हो। वैसा कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो क्या होगा, सेट होगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप कलेक्शन कर लिए एक पेंसिल, एक कंघी और एक टमाटर और एक आलू, ऐसे करके कुछ, ये क्या है, वेल डिफाइंड है बट कलेक्शन तो है ना। क्लियर है चीज। तो कोई जरूरी नहीं कि सारे कलेक्शन सेट हो, बट सेट जितने होंगे वो सारे क्या होंगे, कलेक्शन होंगे। और वैसे कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो सेट कहलाते हैं। क्लियर है चीज। अब देखिए कह रहा है फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ गुड क्रिकेटर प्लेयर्स इज ए कलेक्शन बट इट इज नॉट अ सेट। ग्रुप ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इज अ कलेक्शन बट नॉट ए सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। आपके लिए कोई अच्छा और है, मेरे लिए कोई अच्छा और है ना। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, पहले से आपको बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अ सेट इज अ, 4 ऑप्शन है आपके सामने। सेट क्या है, ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद अ फिक्स्ड कॉमन प्रॉपर्टी, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बताइए क्या है, आपका आंसर क्या होगा, टी। सेट कैसा होता है, तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है, ये क्या होगा, आपका सेट होगा। आगे कह रहा है कि द फोर्थ क्वाड्रेंट इज द सेट, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सेट क्या है कि कोई भी सेट एक्स वाई सच दैट इस प्रकार है कि एक्स भी ग्रेटर देन 0 एंड वाई भी ग्रेटर देन 0। मतलब कि आप अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा है, तो ये। क्या इसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, नहीं। इसमें क्या होता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव होता है बट वाई क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि वाई का कोऑर्डिनेट तो नीचे आ रहा है ना। तो कह रहे द फोर्थ क्वाड्रेंट इज अ सेट वेयर, जहां एक्स का मान ग्रेटर देन 0 है बट वाई का मान क्या हो, लेस देन 0। मतलब ये ऐसा कोऑर्डिनेट बन रहा है जहां पे एक्स का मान 0 से तो बड़ा होगा बट वाई का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट इज अ सेट वेयर जहां एक्स ग्रेटर देन 0 बट वाई लेस देन 0। ये ऐसा, ये देखिए कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है। कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो, हालांकि आप लोग जब एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी बातें तो आपको आती ही होंगी, है ना। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर, है ना। अब आपको सिर्फ यस या नो लिखना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यस ये सेट है ना। द कलेक्शन ऑफ ऑल 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, नहीं, टैलेंट होने का कोई अलग पैमाना नहीं है।
और टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सेट नहीं है। बेस्ट हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है ना? क्लियर है चीज? देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, यस ये सेट है सबके लिए, जे से जून, जनवरी, जून, जुलाई। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये कोई सेट नहीं है, कोई मतलब फिक्स नहीं है कि टैलेंट होने का क्या तरीका है, टैलेंट पहचानने का क्या तरीका है, हर बार हर चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं, ये वेल डिफाइंड नहीं है ना? कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, बिल्कुल ये सेट है, सारे लड़के तो लड़के ही है ना, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, सबके लिए भी, जो बॉयज हैं तो रहेंगे, है ना? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, बिल्कुल ये सेट है, नेचुरल नंबर जो लेस देन 100 हो, 1 से लेके 99 तक, ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं, ये सेट है, बिल्कुल सेट है। अ कलेक्शन ऑफ मूवीज रिटन बाय अ राइटर मुंशी प्रेमचंद, मूवीज नहीं है, नॉवेल्स बोल सकते हैं इसको। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल ये सेट है, मुंशी प्रेमचंद ने जितने सारे नॉवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन है, उन पे किसी और का अधिकार नहीं होगा, है ना? तो सारे क्या होंगे? आपके सेट है। कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बिल्कुल सेट है, ऑल इवन इंटीजर क्या है? बिल्कुल सेट है। इवन इंटीजर जो आपके लिए वही मेरे लिए, सबके लिए भी वही है, तो ये भी क्या है? एक सेट है। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, मान लेते हैं कोई चैप्टर है मैथ का, कोई बुक्स एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में मान लेते हैं मैथ का पहले चैप्टर के अंदर अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है और सबके लिए वही 10 क्वेश्चन होगा ना, तो बोल सकते हैं कि वेल डिफाइंड है, ये एक सेट है। लेकिन करें कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ये सेट क्या है? नहीं है ना? क्लियर है चीज? बिल्कुल। आगे बढ़िए, अगला देखते हैं। कह रहा है कि लेट ए बराबर एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू या डजंट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। देखिए 5, क्या 5 बिलोंग्स कर रहा है इससे? बिल्कुल कर रहा है। 8 कर रहा है? नहीं कर रहा है। 0 कर रहा है? 0 भी क्या कर रहा है? नहीं कर रहा है। 4 कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है 4। 2 कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। एंड 10 कर रहा है? नहीं कर रहा है ना? मतलब कि 5 बिलोंग्स टू ए, 8 डजंट बिलोंग्स टू ए, 0 डजंट बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए एंड 10 डजंट बिलोंग्स टू ए। क्लियर है चीज? अब कह रहे राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। कह रहा है कि ये आपके सामने दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म में दे रखा है। अब बोल रहा है कि इसको जो है ना आप सोच समझ के किस फॉर्म में लिखें, तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो देखिए कैसे, एक ऐसा सेट बनेगा x such that x is an integer and -3 से 7 के बीच में है, तो -3 से x का मान बड़ा है तो -2 है ना, -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, -3 और 7 के बीच में इतने सारे इंटीजर आते हैं, है ना। x इज क्या है? एन इंटीजर है। कह रहा है कि x so that x इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब कैसा b एक सेट बनेगा? x इज एन नेचुरल नंबर, x इज एन नहीं होगा, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके नेचुरल नंबर के सेट बन गया, है ना। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि C एक सेट है ऐसा, C एक ऐसा सेट है जहां पे कह रहा है कि x इज 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर अलग अलग होगा, सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट 8। अब 2 डिजिट नेचुरल नंबर में ऐसे नेचुरल नंबर है जो 2 डिजिट के हैं जिनके डिजिट का सम किसके बराबर हो? 8 के बराबर हो। तो देखिए कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहली बात है कि 17 आएगा, 26 आएगा, है ना।
फिर क्या बोल सकते हैं 35 आएगा, 44 आएगा, है ना। फिर बोल सकते हैं 53 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, होती 62 आएगा, 71 आएगा एंड एक 80 भी आएगा, आएगा कि नहीं होते। देखिए सारे नंबर्स के सम करो, 7 1 8 2 6 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8, क्योंकि 3 5 और 5 3 53 और 35 दोनों क्या है अलग अलग है ना। 62 8 71 7 1 8 8 प्लस 0 8। लेकिन आप बोलो कि सर 08 लिख दो, लेकिन 08 2 डिजिट नहीं है ना, ये 1 डिजिट नंबर है। क्योंकि किसी नंबर के आगे 0 लगाना क्या है बेवकूफ़ी होती है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अपन यहाँ पे अगर 08 लिखते हैं तो ये 1 डिजिट होता है, बल्कि कह रहा है कि x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। क्लियर है ना। तो 08 अपन क्या होगा, नहीं होगा। कह डी नंबर की डी x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब देखिए कह रहा है x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब डिवाइजर ऑफ 60 मतलब कि 60 को कितने प्राइम नंबर्स जो हैं काट सकते हैं। तो तरीका क्या है, 60 का फैक्टराइजेशन करेंगे। चाहे आप ऐसे लिखो 60 का फैक्टराइजेशन करो 2 30, 2 से कितना 15 एंड 3 से 5, मतलब कितने सारे प्राइम नंबर हैं। मतलब D जो है एक इस प्रकार का सेट है, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 को एक तो 2 प्राइम नंबर है, 3 है और 5 है, मतलब 2 3 और 5 काट सकता है। हालांकि 60 को 5 3 15 भी काट सकता है, 5 दूना 10 भी काट सकता है, 3 दूना 6 भी काट सकता है, लेकिन वो 5 10 6 15 जो है प्राइम नंबर नहीं है। हमें तो सिर्फ प्राइम नंबर का सेट निकालना था जो कि 60 को डिवाइड करता है ना। तो इसका तरीका क्या है, अपन फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं, है ना। 2 3 5 क्लियर है जी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा ई जो है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो ई का सेट क्या बनेगा बताइए। तो एक तो टी हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपके सामने आर हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा, फिर जी हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा। ओ लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ओ एक बार आ चुके हैं, एम लिख सकते हैं ना, एम लिख सकते हैं, फिर ई लिख सकते हैं, है ना। टी तो आ चुका है, आर नहीं आया है तो आर लिख सकते हैं एंड वाई लिख सकते हैं, है ना। कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के जितने सारे वर्ड है जो रिपीट था उसको मैंने हटा दिया, जो नहीं है सिंगल टोन शब्द में हमने लिख दिया, है ना। कह रहा है कि एफ कैसा सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो एफ का एक सेट बनाइए आप, बी चलिए ठीक है, ई भी ठीक है ना, एक टी भी ले लेंगे, ई फिर से आ चुका और एक आर ले लेंगे। ये क्या है, सेट जो है आपका एफ है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। कह रहा है लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। कह रहा है कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो एक आप सेट बनाइए A जिसमें आपके सामने ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल 1 3 5 7 9 है ना, एंड सो ऑन आप आगे जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक आपने लिख दिया, इसका मतलब 2 का डिफरेंस जा रहा है और ऑड नेचुरल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। कह रहा है कि x इज एन इंटीजर, है ना, जो कि -1/2। कह रहा है क्या, b जो है एक ऐसा सेट है आपके सामने, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, है ना। b एक आपके सामने ऐसा सेट बन रहा है कि इस प्रकार है ये, आप इस चीज़ को समझो कि x जो है सच दैट x इज एन इंटीजर। आपको x एक ऐसा इंटीजर लेके आना है जो कि -1/2 से बड़ा हो एंड 9 से छोटा हो, है ना, और इसी फॉर्म में चलता हो, 9/2 से छोटा हो। तो देखिए -1/2 मतलब क्या हो गया, -1/2 से अगर मैं बात करूँ इधर जाओ तो देखो इंटीजर लिखना है अपने को, n इंटीजर लिखना है। तो देखो मैं नंबर लाइन पे बात करता हूँ, 0 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ये क्या है -1/2। तो -1/2 के बाद कौन सा आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, और ये कितना है 4.5 है, मतलब 5 तो बन जाएंगे नहीं, यानी कि 0 1 2 3 और 4 यानी 4.5 है ना, यानी कि -1/2 से बड़ा एंड बोल सकते हैं 9/2 यानी कि 4.5 से छोटा।
यानी कि 4 तक इंटीजर ले सकते हैं। इंटीजर क्या है? माइनस 0 +-1 +-2 +-3। अब बोलेंगे 1 ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अपने को -1/2 से बड़ा और 4.5 यानी कि 9/2 से छोटा। तो x सच दैट x इज एन इंटीजर, और इंटीजर किस, इन दोनों के बीच में कितने सारे इंटीजर आ सकते हैं? तो यही आ सकते हैं। क्लियर है चीज, है ना? तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि x सच दैट कि x इज एन इंटीजर x² < 4। अब x का मान एक इंटीजर है जिसका स्क्वायर करने पे < 4 होना चाहिए। तो बताइए c के अंदर कौन कौन से आएंगे? तो बोल सकते हैं अपन कि -2 का भी स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। -1 है ना, -1 का भी स्क्वायर करोगे तो 4 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। 3 तो रख सकते हैं, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9, जो कि 4 से क्या हो जा रहा है? बड़ा हो जा रहा है। यानी कि हमें इस फंक्शन को ध्यान में रखते हुए कि आप वही मान रखो x का जिसका स्क्वायर करने पर 4 से छोटा है या 4 के इक्वल है। इंटीजर की बात करें तो 0 भी एक इंटीजर है। बोल सकते हैं 1 और 2। क्या और कोई इंटीजर आ सकता है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे? नहीं, यही आपके कंडीशन होंगे। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे देखो कि D जो है एक ऐसा सेट है x such that x is a letter in the word loyal। अब लॉयल के जो वर्ड को आप सेट बनाओ, है ना, तो L तो ठीक है आ जाएगा, फिर वो भी आ जाएगा, फिर Y भी आ जाएगा, फिर A भी आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लॉयल, है ना? समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। कह रहा है E जो है कि x such that x is a month of a year not having 31 days, है ना? कह रहा है कि ऐसे मंथ का आप सेट बनाओ जो कि जिसके पास 31 डेज नहीं हो। तो कौन कौन से आएंगे? फरवरी आ जाएगा। आप लोगों ने इस तरह से देखा है ना कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो उंगली का उठा हुआ भाग होता है, अगर जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं तो 31 डेज का है। जो दोनों उंगली के गैप पे आता है वो क्या होता है? या तो 30 डेज का होता है। एक फरवरी कितना होता है? 28 या 29 डेज। तो जनवरी 31 डेज का होता है, तो फेब, है ना? फिर मार्च नहीं, अप्रैल, फिर देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब देखिए जून के बाद से जुलाई और अगस्त दोनों 31 है ना। फिर आपके सितंबर, फिर अक्टूबर नहीं, नवंबर, है ना, एंड दिसंबर। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, दिसंबर भी 31 का आता है ना? क्लियर है चीज? तो फेब, अप्रैल, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। ठीक है, ठीक है। मई, जून होगा ना, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है। एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जो जिनके पास 31 डेज नहीं हो। तो कौन कौन से मंथ है? तो ये मंथ है आपके सामने। ठीक है, कह रहे एफ जो एक ऐसा सेट है आपके सामने कि एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच इज प्रीसीड्स के। मतलब के से पहले के कॉन्सोनेंट लिखो आप। ए तो क्या है? वॉवेल है, तो बी, सी, डी। ई वॉवेल है, एफ, जी, एच। आई वॉवेल है, जे एंड के से पहले, यानी के को नहीं लिखना आपने को, है ना? क्लियर है चीज? समझ में आ गया? तो इस प्रकार से, हालांकि इस जो लैंग्वेज को आप लोग समझ रहे होंगे, मैं बार बार लैंग्वेज बता रहा हूं ताकि ये चीज आपके हैबिट में, आपके माइंड में घुस जाए अच्छे से। अगला आपके सामने सवाल है कि आप कह रहे हैं कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट रोस्टर फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है? 1 2 3 6 कैसा सेट है? कह रहा है एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। बिल्कुल, कह रहा है कि एक्स एक प्राइम नंबर है जो कि डिवाइजर ऑफ 6 है। देखिए प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6 का तो ये आ रहा है,
तो इसका क्या हो गया, ये हो गया। 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर जो कि डिवाइजर है किसके, 6 का। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, है ना। मैथमेटिक्स, ये तो आपके इसके दिखे एस सब्जेक्ट लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स। x नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, है ना। नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, है ना। नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, यानी 6 को कितने सारे नेचुरल नंबर काट सकते हैं, तो 1, 2, 3 और 6 काट सकते हैं, 7 नहीं काटेगा, 8 नहीं काटेगा, है ना। क्लियर है ये बात, तो इस चीज को आप समझ चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगला। राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हुज क्यूब इज ऑड। तो कह रहा है कि अब आपको इसको टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो मान लेते हैं एक सेट है, ऐसे आपको ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं जिसका जो है हुज क्यूब इज ऑड, मतलब आप अगर उसका क्यूब करते हो तो क्या है, वर्ड है, ऑड नंबर्स हैं। तो आप उन सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या लिखो, एक सेट बनाओ। तो मैं आपको बता दूं, जितने सारे ऑड नंबर हैं इनका क्यूब करोगे तो ऑड ही आएगा। 9 का क्यूब करो 729, क्यूब ही आएगा, है ना। 11, मतलब बोल सकते हैं कि जितने सारे ऑड नंबर है उनका क्यूब करोगे तो क्या आएगा, ऑड ही आएगा, है ना। जैसे देखो एक इवन नंबर का ले लो, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया, फुलफिल नहीं कर रहा ना, तो मतलब हमें 1 का क्यूब लो, 1, 3 का 27, 5 का 125, सारे क्या है, इनका क्यूब करने पे क्या आ रहा है, तो ऑड ही नंबर आ रहा है ना। तो बोल सकते हैं कि ये सेट कैसा बनेगा, तो एक ऑड नंबर का सेट बनेगा, है ना। कह रहा है राइट द सेट इन द फॉर्म, है ना। तो मान लेते हैं कि कोई सेट ये है, इसको अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे, मान लेते हैं सेट का नाम मैंने ए लिया, तो सेट ए, अब x सच दैट x बराबर किस फॉर्म में है, तो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, वेयर जहां पे n क्या है, तो n बोल रहा है, x नहीं है, n लिखता हूं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। n का मान नेचुरल नंबर के, मतलब नेचुरल नंबर के सेट से आएगा, एंड n का मान हम कहां तक रख सकते हैं, तो एंड n जो है लेस देन इक्वल टू 7, मतलब n का मान हम 7 से छोटा रख सकते हैं, और n का मान क्या होगा, तो नेचुरल नंबर होगा। अब 7 से छोटा तो बहुत सारे नंबर है, लेकिन नहीं, उसके अंदर भी हमें n का मान नेचुरल नंबर लेके आना है ना। अब देखिए n का मान 1 रखिए तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, n का मान 2 रखिए तो 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, n का मान 3 रखिए 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, n का मान 4 रखिए 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, n का मान 5 रखिए तो 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। क्लियर है। तो मतलब कि जो मैंने एक समझ सकते हैं, तो एक फंक्शन बनाया, एक मशीन बनाया जहां पे इस चीज को अपन लिख सकते हैं, और इसी चीज को हमने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के छोटा बना दिया। क्लियर है चीज। तो मेरे ख्याल से जो मैंने आज आपको पढ़ाया है सेट के बारे में, और सेट में रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को साइन और चीजें बताई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझना। और देखो हमने आपके लिए क्या कुछ क्वेश्चन भी लेके आए थे, ताकि क्वेश्चन से आप चीजों को समझ सको, और मेरा पूरा विश्वास है कि आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। एंड देन अभी हम लोग सेट के बारे में एक क्लास और लेंगे, एंड जब सेट हो जाएगा फिर हम रिलेशन पढ़ेंगे, एंड सेट और रिलेशन से संबंधित कंबाइंड टेस्ट भी करेंगे, या फिर सेट से अकेले कर लेंगे, फिर फंक्शन करेंगे, है ना। ये जो आपको मैंने आपको जो सिलेबस के तौर पे बताया था, तो उसमें सेट, रिलेशन एंड फंक्शन था। तो अपन क्या करेंगे कि सेट और रिलेशन को एक साथ, या फिर सेट का एक टेस्ट बना लेंगे, फिर रिलेशन का करेंगे, रिलेशन का बना लेंगे, देन फंक्शन कर लेंगे। पहले अपन अलजेब्रा को ख़त्म करेंगे, इसी तरीके से प्यार से समझते हुए एक एक कंसेप्ट पे, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन से आप कभी मत भागिए, जितना क्वेश्चन कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए, मतलब कि मैथ आपका पकड़ बनेगा। मैथ के अंदर जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे, देखो जो थ्योरम मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे जो भी बातें बता रहा हूँ, ये किताब में भी लिखा है, फिर भी सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। और मैंने ये चीज़ सोचा है कि नहीं, मैं आपको प्रैक्टिस यहाँ खूब कराऊंगा। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को समझोगे, क्वेश्चन से जितना आप फेस करोगे, जितने आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगे, आपका माइंड उतना ही अच्छा काम करेगा। तो मैं इसलिए जान के आपको आज करीब 15-20 सवाल कराए होंगे, शुरू से लेकर अंत तक, है ना। तो चलिए इतना कर लिया आप लोग, बहुत अच्छी बात है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से जोश और जुनून के साथ पढ़िए और आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।